जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोयम मजमून नंबर 32 जिसका उन्वान है मक्खियों का आका समात फरमाइए। सारी दुनिया में और खास तौर पर इन मुल्कों में जहां अंग्रेजी बोली और समझी जाती है, ये खबर अफसोस के साथ सुनी गई कि विलियम गोल्डिंग इस दुनिया से चल बसे। गोल्डिंग अंग्रेजी जबान के मशहूर नॉवेल निगार और ड्रामा नवीस थे जब इन्हें अदब का नोबेल प्राइज दिया गया। अमेरिका के अखबार ने लिखा था कि बड़ी हैरत की बात है कि अदब का नोबेल प्राइज ग्राहम ग्रीन और लुई बुरखेस जैसे मुसन्निफों को नहीं दिया गया। गोया अखबार ये कहना चाहता था कि स्वीडिश एकेडमी ने जिस तरह जेम्स जॉइस, जोसेफ कंड्रेड, शेकोफ और टॉल्स्टॉय को नोबेल प्राइज का मुस्तहिक नहीं समझा, इसी तरह ग्राहम ग्रीन और लुई बुरखेस को भी इस इनाम से महरूम रखा गया है। अमेरिकी अखबार की राय में गोया जहां तक ग्राहम ग्रीन और लुई बुरखेस का ताल्लुक है, इससे क्या कसरे शान में आई। विंस्टन चर्चिल को आज से 45-46 साल पहले 1953 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके बाद 30 साल तक किसी अंग्रेज को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। गोल्डिंग चर्चिल के बाद पहले अंग्रेज हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। स्वीडिश एकेडमी के अरकान प्राइज के बारे में उमूमन खामोश रहते हैं, लेकिन जिस साल गोल्डिंग को प्राइज दिया गया, इस साल स्वीडिश एकेडमी के एक रुकन जिनकी उम्र 70 साल के करीब थी और जिनके बारे में मशहूर था कि वो अंग्रेज मुसन्निफों से पुरखाश रखते हैं, उन्होंने स्वीडिश एकेडमी के इस फैसले के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की थी और बरसरे आम इस फैसले को गलत करार दिया। इनके ख्याल में गोल्डिंग अंग्रेजी का एक छोटा अदीब है और ये कि इसका अदब कोई खास अहमियत नहीं रखता। लेकिन आज गोल्डिंग को अंग्रेजी अदब में एक बुलंद मकाम हासिल है। खास तौर पर इसके नॉवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइट्स को बड़ी अहमियत हासिल हो गई है। नोबेल प्राइज भी इसी नॉवेल पर दिया गया था। जिस जमाने में इसके नॉवेलों को नोबेल प्राइज दिया गया, इस नॉवेल की और दूसरे नॉवेलों की 2 करोड़ कॉपियां फरोख्त हो चुकी थीं। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के अलावा इसके 5 नॉवेल और हैं जिनमें इनहेरिटेंस भी शामिल है। इन नॉवेलों के अलावा गोल्डिंग ने मज़ामीन और ड्रामे भी लिखे हैं, फीचर और तबसरे भी किए हैं। द ब्रास बटरफ्लाई इसका एक 3 एक्ट का ड्रामा है। इस ड्रामे के बारे में BBC के एक तबसरा निगार ने कहा था कि इस खेल को देखकर मुझे बर्नार्ड शॉ के खेल याद आ गए। बहार की तरह सुबह की तरह तरोताजा खेल, आखिरी एक्ट हैरतनाक तौर पर मज़ाहिया है। बरसों में ऐसा खेल देखने में आया। गोल्डिंग के मज़ामीन का मजमुआ दी हार्ट गेट्स शाया हुआ है। इन मज़ामीन से गोल्डिंग की ज़ाती दिलचस्पियों के बारे में खासी मालूमात हासिल होती हैं। गोल्डिंग के छठे नॉवेल में इंग्लिस्तान के देहात में एक लड़की की जिंदगी दिखाई गई है। ऐसा लगता है कि विलियम गोल्डिंग को बच्चों से बहुत दिलचस्पी थी। बच्चों के बारे में गोल्डिंग की मालूमात बहुत ज्यादा हैं। इनका पहला नॉवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी बच्चों ही के बारे में है। इस नॉवेल का मौजू ये मालूम होता है कि बच्चे जो थोड़ी बहुत तहजीब वाले एक जजीरे में आ गए थे, वो तहजीब फितरत के सामने किस तरह रेजा रेजा होती है। इसके बारे में एक अमेरिकी अखबार ने लिखा था कि गोल्डिंग के नॉवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज को 21 नाशरों ने छापने से इनकार कर दिया था। आखिरकार 1954 में यह नॉवेल शाया हुआ। इस वक्त गोल्डिंग की उम्र 43 बरस थी। अगले 5 बरसों में गोल्डिंग ने 3 और नॉवेल शाया कर दिए। ये नॉवेल बहुत मुबहिम, बहुत पेचीदा मगर ओरिजिनल नौइयत के नॉवेल थे। चुनांचे इन नॉवेलों के तबसरा निगारों के बारे में कहा गया कि इन तबसरा निगारों ने इन नॉवेलों को समझे बगैर तबसरा किया। इन नॉवेलों में कदीम तमसीलों का रंग भी है, विक्टोरिया के अहद का मखसूस अप्रोच भी और हकीकत पसंदाना नशा भी। गोल्डिंग ने एक बार कहा था कि एक तरह की 2 किताबें लिखने का कोई हासिल नहीं। चुनांचे इन नॉवेलों में इसका मौजू, उसलूब और मकामात बदले हुए हैं। गोल्डिंग ने एक और जगह अपना नुक्ता नजर इस तरह जाहिर किया था कि इंसान अपनी फितरत से
नावाकिफियत का सबसे बड़ा शिकार है। ज़वाल आदम गोल्डिंग का खास मौजू था। इसके नॉवेलों में प्लॉट बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते, मगर इनफरादी मंजर खूबसूरत होते हैं। अंग्रेजी के एक मशहूर नक्काद का ख्याल था कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज नॉवेल के इस बुनियादी मुतालबे को पूरा करता है कि इसमें एक अच्छी कहानी कही गई है, और जंग अजीम के बाद से अब तक अंग्रेजी में जितने नॉवेल लिखे गए हैं, इनमें इस नॉवेल को एक अहम मकाम हासिल है। गोल्डिंग के दूसरे नॉवेल भी पसंद किए गए हैं, मगर इन सब नॉवेलों को जो मकाम हासिल हुआ है वो सिर्फ गोल्डिंग के पहले नॉवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज की वजह से हासिल हुआ है। यानी अगर लॉर्ड ऑफ फ्लाइज न लिखा जाता तो इन नॉवेलों की कोई अहमियत न होती। इन सारे नॉवेलों में ऐसी ही मुशाबियत है जैसी एक खानदान के अफराद में होती है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में बयानिया बहुत ताकतवर और हैरत अंगेज है। इसके अलावा मायने बहुत वाज़ेह हैं। जोसेफ कंड्रेड ने कहा था कि नॉवेल के लफ्ज में यह कुव्वत होनी चाहिए कि आप सुनने लगें, देखने लगें और महसूस करने लगें। गोल्डिंग जो कुछ बयान करता है आप उसे देखने और महसूस करने लगते हैं। इस नॉवेल पर बहुत मज़ामीन लिखे गए हैं और फिल्म भी बनाई गई है, लेकिन नॉवेल की खूबी यह है कि जहां कहानी बेअसर अंगेज है, वहीं ये बात वाज़ेह होकर सामने आती है कि कहानी में कहानी के अलावा बहुत कुछ है। यानी ये महसूस होता है कि कहानी के अलावा बहुत कुछ कहा जा रहा है। हर वाक़े से मानी उभरते नजर आते हैं और पढ़ने वाला ये महसूस करता है कि वो इस कहानी की ताबीर भी पेश कर सकता है। नॉवेल अपनी जगह मुकम्मल है और मुकम्मल साख और फॉर्म रखता है, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या आर्ट इतना वाज़ेह होता है? गोल्डिंग के नॉवेल में कहानी का अपना एक मखसूस अंदाज बहुत नुमाया होता है। नॉवेल अपने अंदाज में शिद्दत रखता है और मुनफरिद होता है। गोल्डिंग के नॉवेलों का फॉर्म इतना ज्यादा जिदलियाती होता है कि बड़ी आसानी से बताया जा सकता है कि नॉवेल में किन दो किस्मों की दुनियाओं का तसादुम है। ये तसादुम बड़ी ड्रामाई शिद्दत के साथ होता है। नॉवेल में कहीं गैर जरूरी जज्बियात नहीं होती। ऐसा लगता है कि नॉवेल बड़ी फनी महारत से लिखा गया है, इतनी महारत से और इतने सही तखमीने के साथ कि ये लगता है कि नॉवेल मुजस्मा साजी के अंदाज में लिखा गया है। नॉवेल निगार के शऊर का बहुत गहरा असर नॉवेल के उसलूब पर होता है। हैरतनाक बात यह है कि नॉवेल निगार का मौजू भी यही है कि दो लड़के जैक और पिगी इंसानी फितरत के शऊरी खाके पर अमल पैरा होना चाहते हैं, लेकिन दोनों इंसान को जैसा कि वो है देख नहीं सकते। सिर्फ साइमन का नुक्ता नजर सही होता है, मगर इस लड़के को दूसरे हैवान समझकर खत्म कर देते हैं। नॉवेल में कहानी के उसलूब का मसला गोल्डिंग के दूसरे नॉवेलों में भी सामने आता है। एक किरदार सैमी कहता है, मैंने सारे निजामों को दीवार पर इस तरह लटका दिया है जैसे बेकार टोपियां एक कतार में। इनमें से कोई टोपी मेरे सर पर पूरी नहीं उतरती। ये टोपियां बाहर से आती हैं। ये नमूने अजीब होते हैं, कुछ खूबसूरत और कुछ मुर्दा। मैं खासा जिंदा रह चुका हूं, अब मुझे इस किस्म के किसी निजाम की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के मखसूस अंदाज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं लिखता हूं, कहीं मैं कोई खास अंदाज तलाश तो नहीं कर रहा हूं। गोल्डिंग का नॉवेल गोल्डिंग के तखय्युल और नॉवेल के फॉर्म के दरमियान कशमकश से पैदा होता है। गोल्डिंग के नॉवेल को समझने के लिए तीन चीजों का तस्वुर जहन में वाज़ेह तौर पर रखना जरूरी है। एक हिकायत, दूसरी तारीख और तीसरी दियोमाला। फेबल दरअसल हमारी दुनिया से अलग अपना वजूद रखती है। इसमें जानवर इंसानों की तरह बात करते हैं, इसमें जिन भूत भी होते हैं, ख्वाबों की तरह एक दुनिया होती है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी से अलग एक जिंदगी इसमें होती है, मगर इसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से होता है। इस दुनिया में जाकर हम अपनी दुनिया का तजिया करते हैं, लेकिन तारीखी कहानियों में तजिए की बजाय तजस्सुस की तस्कीन होती है। तारीखी कहानियों में सिर्फ वही हकीकत होती है जो नजर आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन तारीखी कहानियों में फॉर्म
बहुत नुमाया नहीं होता, चूंकि इसमें बात कभी खत्म नहीं होती, सिलसिले से एक नया सिलसिला निकलता ही रहता है। दियोमाला में रोजमर्रा के किसी वाक़े के पीछे कोई आर्कीटाइप हकीकत काम करती है। दरहकीकत जिंदगी को देखने और पेश करने के ये 3 तरीके हैं। ये तीनों मुख्तलिफ हैं और हकीकत की मुख्तलिफ तौर पर अक्कासी करते हैं, लेकिन अगर तारीख के जाविये से देखा जाए तो फीबल, हिकायत और दियोमाला में जिंदगी पर ऐसा लगता है कि गिरफ्त सख्त रखी गई है और हिकायत को पेश नजर रखकर तारीख सिर्फ भद्दी हकीकतों का रिकॉर्ड है और दियोमाला हकीकत को पुरअसरार बनाकर पेश करने का एक तरीका है और कुछ नहीं।